Hello friends, welcome to AgriKoshala. As you know, this is a small initiative dedicated to social science group to make economics as simple as possible, and so it will be helpful for your JRF, SRF, BHU, UGC and AFO etc. So please like, comment and subscribe my channel. And myself Dinesh, I have done my post graduation from Banaras Hindu University in agricultural economics as a JRF candidate, and also I have cleared UGC NET too. So दोस्तों चलते हैं आगे. So today we are going to deal with consumer theory part 2, which is basically continuation of our first video. So here we are going to deal with law of demand and supply. So before going to law of demand and supply, let's get to know what is demand. So दोस्तों डिमांड क्या है? डिमांड बेसिकली क्या चीज़ होती है? डिमांड इज योर विलिंगनेस एंड एबिलिटी, मीन्स एबिलिटी टू पे. ठीक है, इट्स योर, मेरे उसके लिए किसी चीज़ के लिए इच्छा भी रख रहा हूँ और मैं उसको खरीदने लायक भी हूँ, तो दोनों को हम कंबाइन कर दें तो वो आपकी डिमांड बन जाएगी. जैसे मेरे पास 250 रुपीज़ हैं, ठीक है, 250 रुपीज़ में बोलूँगा मेरे को ना एक टी शर्ट चाहिए. तो टी शर्ट कहाँ तक की, मतलब मेरे को 200 रुपये की टी शर्ट चाहिए, मैं बोल रहा हूँ भाई. ठीक है, तो 200 रुपये की टी शर्ट मैं ले भी सकता हूँ और इसके लिए मेरी इच्छा भी है, तो ये होगी मेरी डिमांड. वहीं अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई क्या होती है दोस्तों? किसी एक चीज़ की, ठीक, किसी एक गुड्स की टोटल जो अमाउंट होता है जो सेलिंग के लिए होता है किसी एक मार्केट में, उसको बोलेंगे हम सप्लाई. किसी एक प्राइस पे, ठीक है, किसी एक प्राइस पे कितना अमाउंट उसका सेल हो रहा है जो मार्केट में अवेलेबल है, उसको बोलेंगे हम उस चीज़ की सप्लाई, उस गुड्स की सप्लाई. सो इंडिविजुअल डिमांड कर्व में क्या होता है दोस्तों? जैसे जैसे हमारा बोलते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी क्या हो रही है, डिमांड कम हो रही है. तो उन्हीं के अगर लोकस कंबाइन करें तो आपको डिमांड कर्व मिल जाएगा. वहीं सप्लाई कर्व में क्या होता है कि सप्लाई होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस होगा. तो अगर जैसे जैसे हमारा जो प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी सप्लाई भी बढ़ रही है. उनके लोगों से कंबाइन करें तो आपके पास सप्लाई कर्व आ जाएगा. तो यहाँ से आता है कि सप्लाई से फ्लो कंसेप्ट. फ्लो कंसेप्ट मीन्स इज फ्लो आउट ऑफ स्टॉक. तो स्टॉक क्या होता है दोस्तों? स्टॉक होता है किसी एक टाइम पे किसी एक सेलर के पास टोटल जो अमाउंट ऑफ गुड्स होता है जो प्रेजेंट होता है उसकी, मतलब उसके पास होता है, ठीक है, पर वो पूरा पूरा सेल नहीं करता, उसमें कुछ कुछ जो सेल करता है वही आपका सप्लाई बन जाता है दोस्तों. तो आगे चलेंगे दोस्तों. तो पहले यहाँ पे देखेंगे हम लॉ ऑफ डिमांड. तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या देखेंगे हम? उन्होंने बोला कि पहले तो सेट्रस पेरिबस, मतलब कि सेट्रस पेरिबस मीन्स कोई एक ही फैक्टर चेंज होगा, बाकी सब फैक्टर यूर इनकम यूर इंटरेस्ट बाकी सब कॉन्स्टेंट रहेंगे. यहाँ पे क्या चेंज है? यहाँ पे क्या चेंज है? लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? प्राइस एंड डिमांड के बीच में एक रिलेशन बताएगा. तो हमने क्या क्या किया यहाँ पे? प्राइस ऑफ गुड्स चेंज कर दिया. अगर इन्होंने बोला कि अगर इंक्रीज इन पर प्राइस करेंगे, मतलब प्राइस में इंक्रीज होगा तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, वो आपकी गिर जाएगी. अगर प्याज महंगे हुए तो प्याज आप कम लोगे ना, कम खरीदोगे, ठीक है. अगर वही प्याज सस्ते होंगे तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदोगे. तो ये बोल रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड. बोले कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि भाई जितना ज़्यादा प्राइस में इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा जो सप्लाई होगी ना, सेलर वो उतने तो नहीं ज़्यादा आपको देगा, मतलब आप उतना ही ज़्यादा आपको बेचेगा. जैसे अभी ऑनियन का प्राइस बढ़ा तो जो वेयर हाउसेस में थे ऑनियन वो सब फटाफट आ रहे थे, भाई हाँ जितना ज़्यादा बेचा जा सकता है बेच डालो. वो हो गया लॉ ऑफ सप्लाई. ठीक है दोस्तों. तो इसके बाद करेंगे मूवमेंट एंड शिफ्ट. तो मूवमेंट क्या होता है दोस्तों कि सेम करो, मान के चले कि एक रास्ते पे आप जा रहे हो तो ये आप मूव कर रहे हो, उसके बाद हाईवे आ गया तो हाईवे से क्या हो गया, इस या तो आप लेफ्ट मुड़ोगे या आपने राइट लिया, तो जो भी होगा इस करो को आपने छोड़ दिया तो वो हो गया आपका शिफ्ट. ठीक है दोस्तों. तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो तो इसमें दो कंसेप्ट है दोस्तों, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. एक्सटेंशन में क्या होगा कि जैसे जैसे आपका प्राइस क्या डिक्रीज होगा वैसे वैसे जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे देखिए आप, जैसे आपका यहाँ पे प्राइस 60 था, यहाँ पे प्राइस 40 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 20 है. क्या जैसे प्राइस आपका डिक्रीज हो गया वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी. तो डाउन साइड मूवमेंट को बोल देंगे हम एक्सटेंशन. अगर वही अपर साइड मूवमेंट करें सेम करो पे उसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन. ऐसे ही सेम सप्लाई करो पे क्या है दोस्तों, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे 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 सप्लाई बढ़ती जा रही है. जो जैसे जैसे सप्लाई बढ़ रही है तो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ऊपर की तरफ मूव करेंगे हम, हो गया एक्सटेंशन. डाउन की तरफ मूव करेंगे वो हो गया आपका कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. फिर आगे हम चलेंगे शिफ्ट की तरफ. शिफ्ट होगा या तो इंक्रीज, इसमें आता है इंक्रीज और डिक्रीज. और ये होगा क्यों? ये प्राइस की वजह से नहीं होगा, एक्सेप्ट प्राइस को छोड़ के और आपका टेस्ट, प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, इनकम एंड फ्यूचर जो भी चेंज होना है वो चेंज हो जाए, बस
प्राइस चेंज ना हो तो आपका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा, या तो आप उसको ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट करोगे या उसको कम करना स्टार्ट करोगे। वैसे सप्लाई कर्व पे है कि राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो सप्लाई ज़्यादा होगी, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा तो सप्लाई कम होगी, इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम चलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। इलास्टिसिटी में क्या होता है दोस्तों, लॉ ऑफ डिमांड तो बता दिया कि भाई प्राइस से डिमांड चेंज होगा, सीधी सी बात है, लेकिन कितना चेंज होगा वो हमको इलास्टिसिटी बताएगी। तो इलास्टिसिटी कैसे बताएगी, बिकॉज इलास्टिसिटी क्या होती है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस की कितना रिस्पॉन्स दे रही है, क्या दे रही है, जो क्वांटिटी डिमांड मतलब किसी गुड्स की क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो आप, वो प्राइस के रिगार्डिंग कितना आपको रिस्पॉन्स दे रही है, वो कितना चेंज हो रही है उसके हिसाब से, वो हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी में दोस्तों थ्री मेथड होते हैं, एक होता है परसेंटेज मेथड होता है, एक होता है आउटले मेथड होता है, ठीक है दोस्तों, और एक होता है आपका पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। ठीक है दोस्तों, थ्री मेथड टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी, मेजर इलास्टिसिटी। तो और यहाँ पे हम किसके साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं परसेंटेज मेथड के साथ। तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि जितना जितना आप क्वांटिटी डिमांड किसके हिसाब से, डेटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब कि आपकी जो डिमांड के डेटर्मिनेंट्स है वो चेंज हो रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी चेंज हो गए। तो डेटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी के नाम में क्या है भाई, प्राइस है, प्राइस का मतलब कि प्राइस चेंज होगा, तो वो किस में चेंज होगा, वो परसेंटेज में। तो परसेंटेज में इतना प्राइस चेंज करोगे उस हिसाब से आपको जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें कितना परसेंटेज चेंज आ गया, वो उन दोनों का रेशियो आपको देगा प्राइस इलास्टिसिटी। इस हिसाब से इनकम में परसेंटेज चेंज कर दो और उस हिसाब से क्वांटिटी जो डिमांड है उसमें कितना चेंज होगा, इनकम इलास्टिसिटी। तो दोस्तों यहाँ पे सोचने की बात है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस का मतलब कि दो चीज़ों के बीच में होगा। तो दो चीज़ें कौन सी होगी, सबस्टिट्यूट माने तो टी एंड कॉफ़ी। अगर किसी एक मान के चलिए कॉफ़ी का प्राइस अगर इंक्रीज हो गया तो मैं टी से काम चला लूँगा, क्योंकि मेरे टी से भी मैं अपनी भाई चाय तो पीनी, मतलब अपनी सेटिस्फाई तो होना है। तो मैं क्या करूँगा, अगर कॉफ़ी का प्राइस अगर इंक्रीज कर दिया मैंने तो टी का मैं कंजप्शन इंक्रीज कर दूंगा और इसकी जो होगा वो डिमांड डिक्रीज कर दूंगा। तो यही है दोस्तों क्रॉस इलास्टिसिटी कि परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, भाई परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, कि भाई परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ कॉफी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज द प्राइस ऑफ गुड टी, मतलब चाय सस्ती होगी तो मैं कॉफ़ी कम लूँगा, चाय को ज़्यादा पीऊँगा। उसके बाद वो हो गया दोस्तों कि भाई इसके जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी वैल्यू कितनी होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि भाई नॉर्मल गुड्स के लिए मोर देन जीरो होती है, इन्फीरियर गुड्स के लिए लेस देन जीरो होती है, ये क्या है, इनकम इलास्टिसिटी। और वहीं क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो सब्स्टिट्यूट के लिए मोर देन जीरो होती है एंड कॉम्प्लीमेंट्स के लिए लेस देन जीरो होती है। वो कैसे होती है ये दोस्तों मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलेंगे हम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी में जाने से पहले हम करेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ मेथड। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया दोस्तों, प्राइस क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, तो परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस अगर जीरो हो गया तो समथिंग बाय जीरो क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होगी वो परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो गया, इन्फिनिट हो गया। और यहाँ पे जीरो हो गया क्योंकि इसमें क्वांटिटी डिमांडेड जीरो थी, तो जीरो पॉइंट समथिंग जीरो, तो जीरो एंड इनफाइनाइट के बीच में जो भी होगा वो मूवमेंट होगा। तो वहीं से आप देख लेना दोस्तों, यूनिट इलास्टिक इन सेंटर है और इन दोनों के बीच है मोर देन वन, और यूनिट इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक के बीच है लेस देन वन। और यहाँ पे दोस्तों ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको या तो मैच द फ्लोइंग में आएगी या डायरेक्ट आएगी, या आपको ये आ सकता है भी इसके साथ ग्राफ के साथ कि कौन सा परफेक्टली इलास्टिक का ग्राफ है, कौन सा रिलेटिव इलास्टिक ग्राफ है, इसको बाय हार्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। आपको मैं बता देता हूँ मैं, परफेक्टली इलास्टिक हो और परफेक्टली इनइलास्टिक हो। परफेक्टली इलास्टिक मतलब कि इनफाइनाइट हो गया, उसकी वैल्यू किसकी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की। परफेक्टली इनइलास्टिक में उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर यूनिट का मतलब होता है एक, तो यूनिट का मतलब होता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है वो एक के बराबर हो गया। अब बचा है हमारा रिलेटिव एंड रिलेटिव इनइलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक मतलब कि जो होगा इलास्टिक कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी मोर देन वन होगी, रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा वो लेस देन वन हो गया। तो उसके बाद आते हैं दोस्तों ग्राफ की तरफ। ग्राफ में होता है कि परफेक्टली जो इलास्टिक होता है वो क्या, उसका ग्राफ क्या होता है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस
परफेक्टली जो इन इलास्टिक होता है उसका ग्राफ होता है कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो और यूनिट इलास्टिक होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है जो कि ओरिजिन से होकर गुजरेगा। और बाकी बचा रिलेटिव इलास्टिक एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक, जिसका जितना एक याद रखना दोस्तों, जो डिमांड कर्व होगा ना, डिमांड कर्व जितना ज़्यादा स्लोप फ्लैट होगा वो उतना ही ज़्यादा इलास्टिक होगा, और जितना जिसका कर्व ज़्यादा कर्वी होगा वो उतना ही ज़्यादा इन इलास्टिक होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम आगे। तो आगे देखें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या होगा, पहले तो आपको पता होना चाहिए बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। जहाँ पे भी बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व आपस में एक दूसरे को टेंजेंट कर जाएं, यानी कि एक दूसरे को टच कर जाएं, वहाँ पे आपको जो यूटिलिटी होती है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। इसी को बोलते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसके लिए भी दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट, जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होना चाहिए, प्राइस रेशियो के इक्वल होना चाहिए। यानी कि जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कौन देगा आपको, इंडिफरेंस कर्व देगा, और प्राइस रेशियो कौन देगा आपको, बजट लाइन। अगर नहीं पता है दोस्तों इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, सो प्लीज गो थ्रू माय फर्स्ट वीडियो, यू विल गेट टू नो। ओके, सो यहाँ पे आ गया आपको टेंजेंट पॉइंट। तो इसमें होगा कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब जो इंडिफरेंस कर्व देगा और प्राइस रेशियो जो बजट लाइन देगा वो दोनों हो जाएंगे इक्वल, ठीक है दोस्तों। और यही जो कंडीशन है वो एक ना हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पे हो, तो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पे हो। लेकिन मैंने तो भाई हाईएस्ट तो इसमें IC3 है, ठीक है, यहाँ पे है ये IC3 है, लेकिन मैंने तो इसमें IC2 पे इसको क्या कर रखा है, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पे पहुंचा रखा। तो भाई कैसे करेंगे, तो दोस्तों भाई ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो बजट लाइन है वो हम इतने ही, हमारे पास इतने ही बजट है, हम अपने बजट के अनुसार अपने पैर पसारेंगे ना। तो ये तो हो गया नॉन फिजिबल जोन, ये हो गया फिजिबल जोन। जो नॉन फिजिबल जोन में कितने भी आपके इंडिफरेंस करो वो हम अचीव कर ही नहीं सकते। सो फ्रेंड्स, हेयर यू विल गेट E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर ए कंज्यूमर, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे चलेंगे भी कंजप्शन कर्व। कंजप्शन कर्व बेसिकली होते क्या हैं, इसमें दो टाइप के होते हैं, इनकम कंजप्शन कर्व एंड प्राइस कंजप्शन कर्व। हम भाई जो आपका है इनकम कंजप्शन कर्व में इनकम चेंज होगा, प्राइस कंजप्शन कर्व में प्राइस चेंज होगा। तो इनकम कंजप्शन कर्व में इनकम चेंज होगा, तो इनकम चेंज होने से क्या होगा, कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम चेंज होगा वो अलग अलग लाइन पे, अलग अलग बजट लाइन पे होगा। तो जहाँ पे भी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम चेंज होगा, अगर उन्हीं के लोकस को हम कंबाइन कर देंगे तो वो क्या होगा, इनकम कंजप्शन कर्व। और दोस्तों अगर प्राइस कंजप्शन कर्व में क्या होगा, मान के चलिए कि मैंने एक्स है जो एक्स का प्राइस इंक्रीज कर दिया, तो मैं एक्स को क्या करूंगा, ज़्यादा डिमांड करूंगा, तो एक्स को मैं ज़्यादा खरीदूंगा, तो उसी हिसाब से आपका जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो भी चेंज हो जाएगा। अगर उसी के हम लोग को कंबाइन करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, प्राइस कंजप्शन कर्व। और दोस्तों एक और बात बता देता हूँ आपको, जब भी आगे जब भी मैं बोलूँगा भी इनकम बड़ी है, तो दोस्तों ध्यान रखना जो आपका जो ये होगा, जो बजट लाइन होगी ना वो एक दूसरे के पैरेलल शिफ्ट होगी। अगर बोलूँगा भी दोस्तों कि प्राइस चेंज हुआ या प्राइस चेंज की वजह से कुछ चेंज हुआ है, तो अगर जिस चीज़ का प्राइस चेंज मतलब जिसका प्राइस कम हुआ तो उसको मैं डिमांड ज़्यादा करूँगा, तो उसकी तरफ हमारा जो ग्राफ है वो शिफ्ट हो जाएगा, X2 X3। ओके, मान के चलिए मैंने X का प्राइस कम कर दिया तो उसका कुछ ग्राफ ऐसे शिफ्ट होगा। ये ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, मेरे को बार बार बताने की जरूरत ना पड़े क्योंकि आगे बहुत यूज होने वाला है इसका, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ गया प्राइस इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट हमने देख लिया भाई, क्या बोलता है कि द टोटल इफेक्ट ऑफ द प्राइस चेंज ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड कैन बी सेपरेटेड इन टू कंपोनेंट, सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम। तो सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट आया कहाँ से, पहली बात जो इनकम इफेक्ट है जो क्या मेजर करेगा, तो ये क्या करेगा, मेजर क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू रिजल्ट ऑफ चेंज ऑफ रियल इनकम। तो रियल इनकम ओनली, तो रियल इनकम और मनी इनकम क्या होगा, मनी इनकम एंड रियल इनकम। मान के चलिए मेरी मनी इनकम है 100, ठीक है, मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ 100 रुपये में, ठीक है, और लेकिन अगर वही मनी इनकम मतलब वही चीज़ सस्ती होकर 95 रुपये की हो गई, मतलब 95 रुपीज़ की हो गई, तो जो मेरे पास जो भी 5 रुपये बच रहे हैं ना दोस्तों, ये मेरी रियल इनकम में ऐड हो जाएगा और मेरी रियल इनकम कितनी हो जाएगी, 105 रुपये। यानी कि जो मेरी रियल इनकम है वो अब इंक्रीज हो गई है, बट मनी इनकम उतनी की उतनी ही रही है, ठीक है दोस्तों। इनकम इफेक्ट में क्या होगा, रियल इनकम को चेंज कर दो, उसकी वजह से जो इफेक्ट होगा वो इनकम इफेक्ट होगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव प्राइस चेंज होगा कि कोई चीज़ सस्ती हो गई है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स सस्ता हो गया और जो वाई है वो सेम का सेम ही रहा है,
ठीक है। तो कोई चीज़ सस्ती होगी उसकी वजह से हम उसको कंज्यूम करेंगे, उसकी वजह से हम वाई को छोड़ देंगे, मतलब किसी जो चीज़ सस्ती होगी उसको हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, और जो चीज़ कोई चेंज ही प्राइस नहीं हो किसी में या महंगी हुई है उसको हम कम करेंगे, तो वही होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट से क्या होता है दोनों दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट होता है, वो मैं आपको आगे जाके डिकम्पोज करके दिखाऊंगा। फिलहाल यहीं से आप काम चलाएं। और ये एक और ध्यान रखिए चीज़ों दोस्तों ध्यान रखिए, जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों, ये वाली कि भाई जो आपका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। नेगेटिव कैसे होगा भाई, कि भाई ये क्या हो गया, हाँ नेगेटिव कैसे होगा, क्योंकि एक का प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है दूसरे का प्राइस मतलब दूसरी क्वांटिटी हम छोड़ना स्टार्ट करेंगे तो नेगेटिव इफेक्ट डालेगा दूसरे की क्वांटिटी पे, तो ऑलवेज नेगेटिव। और वहीं पे इनकम इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। ये मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में कि कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास कंपनसेटिंग वेरिएशन एंड इक्विवेलेंट वेरिएशन। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि कंपनसेटिंग जो वेरिएशन है ना, कंपनसेटिंग वेरिएशन है क्या चीज़ है एक्चुअली, ठीक है। तो है क्या चीज़ भाई, जो कंपनसेटिंग वेरिएशन और इक्विवेलेंट वेरिएशन ये किसने यूज किए थे, जो यूज़ किए थे हिग्स ने। क्या करने के लिए यूज़ किए गए थे, ये भाई यूज़ किए गए ताकि हम जो इनकम इफेक्ट, जो प्राइस में से इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों को अलग कर सकें। तो कैसे किए हैं, जो कंपनसेटिंग वेरिएशन है, ठीक है दोस्तों, मान के चलिए आप कि यहाँ पे आपका जूम भी नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पे आपका है प्राइस लाइन यहाँ पे, ठीक है। कोई एक वाई एंड एक्स का कॉम्बिनेशन खरीद रहे हो, लेकिन अचानक से एक्स आपका सस्ता हो गया तो आप क्या करोगे कि आगे मूव करोगे, मतलब उसको आप ज़्यादा खरीदोगे, और जहाँ वाई है वाई को तो सेम ही खरीद रहे हो क्योंकि उसका तो ना प्राइस बढ़ा है ना घटा है, ठीक है। तो आपकी जो यहाँ पे बजट लाइन है वो यहाँ पे शिफ्ट होगी। तो बजट लाइन शिफ्ट होने से क्या हुआ, तो जो बजट लाइन शिफ्ट होने से क्या हुआ, ये सस्ती हो गई, लेकिन आपको क्या हुआ, आपकी जो रियल इनकम है ना कुछ उसमें चेंज होगा, जो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो रियल इनकम में जो चेंज होगा उसको अगर हम कंपनसेट करें ताकि वो फिर से सेम इंडिफरेंस कर्व पे आ जाए, आपका जो रियल इनकम में चेंज होने के बाद जो आपकी इनकम हो गई यहाँ पे आ गई, अगर उसी को हम कंपनसेट करा के मतलब उसी को हम रिड्यूस करके सेम इंडिफरेंस कर्व पे ले आए, सेम यूटिलिटी पर ले आए, तो वही हम होगा हमारा कंपनसेटिंग वेरिएशन। कंपनसेटिंग वेरिएशन होता है कि भाई मनी इनकम जो होती है वो हमको चेंज करनी है, ठीक है, टू ब्रिंग कंज्यूमर बैक इनटू द ओरिजिनल इंडिफरेंस करो, ठीक है, एंड आफ्टर द चेंज इन प्राइस ऑफ गुड, भी उसको सेम यूटिलिटी लेवल पे लेके आना है, उसको उसकी जो इनकम में जो इफेक्ट वो उसको खत्म कर दो, उसको सेम इंडिफरेंस करो पे ले आओ, वही आपका कंपनसेटिंग वेरिएशन हो गया। वहीं दोस्तों अगर आप देखें तो इक्विवेलेंट वेरिएशन क्या होगा, तो इक्विवेलेंट वेरिएशन क्या होगा कि भाई जो मेरे पास, ठीक है, मान के चलिए कि मैंने प्राइस चेंज हुआ, प्राइस चेंज होने की वजह से मेरी जो प्राइस लाइन होगी वो डिफरेंट होगी। अगर प्राइस चेंज ना हुआ होता और सेम इफेक्ट डालने को अगर सिर्फ इनकम चेंज हुई होती तो सेम इफेक्ट डालने को कितनी इनकम चेंज हुई होती, वही हमारा इक्विवेलेंट वेरिएशन आ गया कि भाई अगर प्राइस चेंज ना हो और अगर हमको सेम इफेक्ट चाहिए तो हम इनकम इंक्रीज कर देंगे, इनकम इंक्रीज करने के बाद इक्वली जो उसमें इनकम में वेरिएशन होगा वो प्राइस के बराबर होगा, तो वही होगा इक्विवेलेंट वेरिएशन। अब इसमें से दोस्तों जो हिग्स ने क्या यूज किया, कंपनसेटिंग वेरिएशन यूज किया। कंपनसेटिंग वेरिएशन से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्राइस इफेक्ट को इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में अलग कर दिया, ठीक है। कैसे कर दिया, तो पहले आपकी बजट लाइन ये थी और यहाँ पे आपके पॉइंट एस पर, यहाँ पे पॉइंट एस पर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट था। तो लेकिन उससे क्या प्राइस चेंज हुआ एक्स का, तो एक्स का क्या हुआ, प्राइस कम हो गया, तो आपने इसकी क्वांटिटी ज़्यादा खरीदनी स्टार्ट कर दी, तो आपकी जो बजट लाइन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई। तो बजट लाइन शिफ्ट होने के बाद आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ के आपका हो गया आर, यहाँ पे क्या था दोस्तों, आपका क्यू था, ठीक है, क्यू ही है ना, हाँ क्यू था, ठीक है, क्यू है। तो क्यू से आर की तरफ अगर आप मूव कर रहे हो तो ये किसकी वजह से हुआ, प्राइस इफेक्ट की वजह से हुआ। तो ये जो टोटल है आपका जो क्यू से आर है डाउन साइड ऑन एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया प्राइस इफेक्ट। आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे हम इसको भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में तोड़ो और इनकम इफेक्ट में तोड़ो। तो इनकम इफेक्ट में तोड़ने के लिए हमको क्या करना है कि इनकम का जो इफेक्ट है वो देखना पड़ेगा। तो इनकम इफेक्ट कैसे हुआ, आपका जो पहले बजट लाइन था वो यहाँ पे था, अब बजट लाइन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, आपका जो इनकम है वो बढ़ गया, लेकिन इसको हम कंपनसेट कैसे कर सकते हैं ताकि वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे आ जाए। तो उसके एक पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जो कि
सेम इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होगी। तो वो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे ए और बी हमने सेम लाइन खींचा जिससे कि कंपनसेट हो गया वेरिएशन, और उससे क्या हो गई एस पर टेंजेंट होगी। तो एस पे टेंजेंट होने की वजह से क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक का मूव कैसे हुआ, क्योंकि हमने तो क्या इनकम कंपनसेट की, तो उसको बोलेंगे हम इनकम इफेक्ट, क्योंकि हमारा जो चेंज हुआ वो सिर्फ इनकम की वजह से हुआ। और फिर दोस्तों जो बचा होगा वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा। वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे होगा, क्योंकि पहले हम क्यू पे थे, क्यू कॉम्बिनेशन खरीदे थे, लेकिन अब हम एस कॉम्बिनेशन खरीद रहे हैं जिसमें कि एक्स हम ज़्यादा कंज्यूम करें क्योंकि वो सस्ता है। तो क्यू टू एस क्या होगा, सिर्फ एक्स का प्राइस चेंज होने से होगा। तो क्यू टू एस का जो मूवमेंट होगा वो किसकी वजह से होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से होगा। वैसे ही इक्विवेलेंट वेरिएशन है, ठीक है दोस्तों। सो मोर इंपॉर्टेंट इज हेयर द कंपनसेटिंग वेरिएशन। कंपनसेटिंग वेरिएशन क्योंकि ये हिग्स के द्वारा यूज किया गया था। तो अब मैं चलूंगा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ दोस्तों। सो इसमें क्या करूंगा, हिग्स एंड स्लट्स की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हिग्स एंड स्लट्स की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या हो गया कि इन्होंने जो हिग्स ने क्या किया उसमें बोला कि इस हिग्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या क्या इफेक्ट करता है। तो वो देखते हैं भी क्वांटिटी डिमांड है वो चेंज हो रही है, कब चेंज हो रही है भाई, उसको ना जो इनकम चेंज हुआ है, ठीक है, कंपनसेट कर दो उसको जो इनकम, जो रियल इनकम आपकी चेंज हुई है, ये जो इनकम हुई है उसको कंपनसेट कर दीजिए। तो उसके बाद जो सेम लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे आ गया तो मान लीजिए यूटिलिटी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। तो उस लेवल पे जो भी होगा वो आपके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हम डिकम्पोज कर पाएंगे। उसके बाद हो गया दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट टेक्स प्लेस ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व क्योंकि यूटिलिटी कांस्टेंट है। उसके बाद है तो दोस्तों इनकम इज चेंज बाय कंपनसेटिंग वेरिएशन। जो यहाँ पे इनकम चेंज हुआ, मैंने आपको पहले बोला था कि भी एक जो बजट लाइन से दूसरी बजट लाइन की तरफ हमने डिक्रीज करके इनकम शिफ्ट किया, वो हो गया इनकम में। इनकम को हमने कंपनसेट कर दिया कि भाई सेम जितना बढ़ा था उतना ही कम कर दिया, ठीक है दोस्तों। डिमांड कर्व इज लेस इलास्टिक, यहाँ पे जो डिमांड कर्व होगा वो इलास्टिक कम होगा। और यहाँ पे है स्लट्स की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। स्लट्स की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होगा दोस्तों, इसका जो ग्राफ है मैं आने वाली स्लाइड में बताऊंगा आपको। इसमें ध्यान रखना जो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर है वो कांस्टेंट रखी गई थी, ठीक है। और जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ना दोस्तों, वो 1 एक ही इंडिफरेंस कर्व पे नहीं होगा, वो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जो इनकम होगा ना दोस्तों वो कॉस्ट डिफरेंस जस्ट चेंज बाय कॉस्ट डिफरेंस। हमने तो बोला कि इधर इनकम जो चेंज हुआ था कंपनसेटिंग वेरिएशन की वजह से हुआ था, और यहाँ पे क्या हुआ भी जस्ट कॉस्ट डिफरेंस की वजह से। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पे डिमांड इज मोर इलास्टिक, ठीक है दोस्तों। अब हम चलेंगे स्लट्स की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की तरफ। तो स्लट्स की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या है, सेम ही है जैसा हमने पहले किया था ना हिग्स के लिए, वैसा ही है कि भाई पहले हम एक कॉम्बिनेशन खरीद रहे हैं जैसे LM, जिसकी वजह से हमारा L1 M1 हमारा बजट लाइन है, और हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ पे है, E1 पे है। अब क्या हो गया, X का प्राइस चेंज हो गया तो उसकी वजह से इसमें शिफ्ट हो गया कि इसमें बजट लाइन में, और न्यू हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो E2 पे आ गया। तो E2 पे आने की वजह से क्या हो गया कि आपको ये तो आ गया, तो प्राइस के जो चेंज होने की वजह से क्या हुआ, ये तो हो गया आपका प्राइस इफेक्ट। अगर मैं यहाँ से यहाँ जोड़ दूँ एक दूसरे को तो ये आपका प्राइस कंजप्शन कर्व बन जाएगा, और टोटल ये होगा आपका दोस्तों प्राइस इफेक्ट। अब प्राइस इफेक्ट E1 to E2 हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको तोड़ना है इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। तो इनकम में तोड़ने के लिए और सब्स्टिट्यूशन में तोड़ने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी जो इनकम है उसको इस हिसाब से कम करना पड़ेगा कि जो भाई इस हिसाब से करना पड़ेगा जो हम ओरिजिनल लेवल पे जो बंडल खरीद रहे थे ना वो भी खरीद सकें, और जो हम न्यू बंडल खरीदना चाहते हैं वो भी खरीद सकें। कि भाई इस हिसाब से कम होगा कि भाई जो ओरिजिनल लेवल पे बंडल हम खरीद रहे थे वो ही बंडल हम फिर से खरीद सकें विद रिस्पेक्ट टू आवर इनकम। अगर तो इनकम को हमने क्या कर दिया भाई, इनकम को सेम लेवल उसी लेवल पे ले आए ताकि हम सेम बंडल खरीद सकें। तो सेम बंडल खरीद सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे सेम बजट लाइन पे हैं। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे अब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे अब क्या हो गया कि ये ना E1 के थ्रू जा रही है पर E1 का टेंजेंट नहीं है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। तो अब क्या हो गया दोस्तों, क्योंकि x हमारा सस्ता हो गया, तो दोस्तों मैं तो x को ज़्यादा लूंगा ना, y को तो मैं कम लूंगा। तो अब क्या हो गया, मैं इसका मतलब कि मैं अपना जो इंडिफरेंस कर्व है वो आगे शिफ्ट कर दूंगा। जो आगे शिफ्ट करने के बाद हाई यूटिलिटी मेरे को गेन करनी है, तो E1 से E3 पर जो मेरा मूवमेंट हुआ, ठीक है दोस्तों, E1 से
A3 पर जो मेरा मूवमेंट हुआ ये किसकी वजह से हुआ, ये सिर्फ प्राइस की वजह से हुआ, ठीक है। और जो प्राइस की वजह से हुआ तो इसको बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और दोस्तों ये L1M2 से जो मैंने मूव किया किसके ऊपर, ST के ऊपर, ठीक है, ST की तरफ, वो किसकी वजह से हुआ, वो मेरा हुआ कि मैंने इनकम अपनी सेम लेवल पे रिड्यूस कर दी। तो वो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका इनकम इफेक्ट। सो दोस्तों ये है आपका इनकम इफेक्ट, और जो बाकी बचा हुआ है वो है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि कॉस्ट डिफरेंस क्या होता है कि आप सोचिए यहाँ पे x हम इतना खरीद रहे हैं और इतना खरीद रहे थे, ठीक है, और यहीं हम x हम इतना खरीद रहे हैं, तो जो भी आपकी इनकम इंक्रीज हुई है ना वो इतनी ही हुई है, ठीक है। तो इसको बोल रहे हैं हम कॉस्ट डिफरेंस की, जो स्लेट्स्किन है उस विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट डिफरेंस के रिगार्डिंग हमको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट को डिकम्पोज किया था, ठीक है दोस्तों। अब हम चलेंगे नेक्स्ट साइड की तरफ जो है रिवीजन टाइम। रिवीजन टाइम में क्या होगा, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, व्हेन ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ मनी इनकम, जो आपके पास मनी इनकम है उसका लार्ज प्रोपोर्शन आप किसी कमोडिटी पे स्पेंड करते हो तो डिमांड फॉर द कमोडिटी इज, तो डिमांड फॉर द कमोडिटी होगी क्या होगी, अगर सोचिए मैं खाने पीने पे अपना पैसे खर्च कर रहा हूँ वो मेरे काफ़ी ज़्यादा ही खर्च होते हैं, ठीक है, तो इसकी डिमांड आपके लिए क्या होगी, मोर इलास्टिक, क्या आप बिना खाने पिए जी सकते हो, नहीं ना, तो उसका होगा दोस्तों लेस इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक और परफेक्टली इज लाइक नथिंग, इज लाइक जस्ट थियोरेटिकल कंसेप्ट, ठीक है दोस्तों। Which method is used by Hicks to eliminate the income effect when price of the product is changed? हमको क्या करना है, इनकम इफेक्ट को एलिमिनेट करना है। तो इनकम इफेक्ट को एलिमिनेट करने के मैंने बताया था कि दोस्तों कि उसने यूज किया था कंपनसेटिंग वेरिएशन, ठीक है। तो कंपनसेटिंग वेरिएशन के बाद उन्होंने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सॉरी कंपनसेटिंग वेरिएशन हो गया। कॉस्ट डिफरेंस किसने यूज किया था, स्लेट्स्की ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से क्या होता है कि अगर किसी एक चीज़ का हम सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, मतलब उसका प्राइस अगर कम हो गया तो हम उसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, दूसरी वाली को कम कंज्यूम करेंगे, तो इसके मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन जो इफेक्ट होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है दोस्तों, क्योंकि आपस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। पॉजिटिव होता है अगर सेम डायरेक्शन मूव करने होता, और यूनिटी तो कोई है ही नहीं, मान के चलिए तो कंसेप्चुअल थिंग है, तो मे भी पॉजिटिव मे भी नेगेटिव, ये तो कोई अलग ही चीज़ है, ये ऑप्शन ही नहीं है, मान के मत चलो इसको। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में जो है वो आपका सिर्फ नेगेटिव रह गया दोस्तों, ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे दोस्तों, करेंगे भी इनकम कंजप्शन करो। इनकम जो कंजप्शन करो है उसको हम क्या किसके लिए, इन्फीरियर कम्युनिटी के लिए। तो मैं यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ एक कंसेप्ट, यहाँ पे आपके लिए एक कंसेप्ट लेके आया हूँ मैं कि भाई जो इनकम कंजप्शन कर रहे हैं ना, जैसे ये है, ठीक है, ये आपका मूव कर गया, तो अगर ये ऐसा कुछ मूव कर रहा है तो जो एक्स एंड वाई है ना वो दोनों ही नॉर्मल गुड्स हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो इन्फीरियर गुड्स होती है ना, इन्फीरियर गुड्स को हम जैसे हम इनकम इंक्रीज करेंगे ना वैसे वैसे हम उसका कंजप्शन या डिमांड उसकी कम करना स्टार्ट कर देंगे। अगर मेरी इनकम मतलब इनकम बढ़ गई और मेरे पास, मैं अगर हरियाणा से हूँ और मैं गेहूँ और बाजरा में से कुछ चीज़ यूज़ करनी, तो मैं बोलूँगा मैं बाजरा नहीं यूज़ करना भाई, हमको मैं तो गेहूँ की रोटी खानी है, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे लिए बाजरा एक इन्फीरियर कम्युनिटी होगी, तो उसकी डिमांड मैंने इनकम बढ़ने के साथ क्या कर दी, कम कर दी। तो कम कर दी तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों, मान के चलिए ये यहाँ पे सॉरी ये आपका हो गया करव, ठीक है, ये हो गया आपका आईसीसी। तो आईसीसी क्या हो गया कि भाई जैसे जैसे मैं इनकम इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे वैसे मेरी जो एक्स की है ना वो डिक्रीज होती जा रही है डिमांड, कि भाई पहले वाई को तो इतनी इंक्रीज हो गई, ठीक है भाई, यहाँ के भी ठीक है इतना कुछ आ गया, यहाँ पे क्या हो गया अभी वापस हो गई, तो एक्स की डिमांड में डिक्रीज हो गई, तो इनको बोलेंगे इन्फीरियर कम्युनिटी। तो इन्फीरियर कम्युनिटी में क्या होगा दोस्तों, इनकम कंजप्शन करो ऑफ एन इन्फीरियर कम्युनिटी। बताइए कौन सा होगा, बैकवर्ड बेंडिंग, क्योंकि ये पीछे बैक बेंड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद तक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, जो हमने पढ़ चुका कि जो स्लेट्स्की का जो इफेक्ट है वो सुपीरियर होता है हिक्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो यहाँ पे उसका आंसर बी आ गया। सो फ्रेंड्स प्लीज लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू वेरी मच।